100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन नारों के साथ शुरुआत करने वाले हैं बिहार के लेलिन, भारत के लेलिन बाबू जगदेव प्रसाद की जीवनी के बारे में। कैसे उन्होंने, किस प्रकार से उनका जन्म हुआ, कैसा परिवार था, कैसे उन्होंने संघर्ष के रास्ता अपनाया, कैसे उन्होंने मनुवादी सामंतवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ा और फिर बिहार के गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए आवाज़ बनकर पूरे बिहार के जो आजकल जितने भी पिछड़े नेता बिहार में चल रहे हैं, अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, या फिर मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, या किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक लाभ ले रहे हों, तो वो सारा इन हमारे महापुरुषों जगदेव बाबू का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो वो कैसे, तो हम चलिए शुरू से उनकी कहानी शुरू करते हैं कि जगदेव प्रसाद बाबू का जन्म कब हुआ था, कैसे उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और लोगों को राजनीतिक से, विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया था। आजकल के लोग जो सत्ता पाने के लिए किसी भी विचार में शामिल हो जाते हैं, आज बीजेपी में, कल कांग्रेस में, परसों कहाँ तरसों कहाँ, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उन्होंने विचारों के लिए कितनी पार्टियां छोड़ दी, कितनी पार्टियां बनाई और उन्होंने विचारों से समझौता नहीं किया। तो जगदेव प्रसाद बाबू के विचारों से आज हम अवगत होते हैं। जगदेव प्रसाद बाबू कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल बात ये है कि जब अंग्रेज़ों से भारत आज़ाद हुआ, तो जो बिहार और भारत की सत्ता पर समाजवादियों का शासन आ गया। कहने का मतलब अगले लोग, यानी कि फॉरवर्ड ऐसा कहा जाता है उन लोगों को समाजवादी। तो जब उन लोगों का शासन आया तो उस समय बिहार में भी उन्हीं लोग का शासन था, कांग्रेस की सरकार थी। और तब जन्म हुआ एक महापुरुष का जिनका नाम था जगदेव प्रसाद। 2 फरवरी 1922 जब भारत गुलामी था उसी समय इनका जन्म हुआ था। कुरहरी गांव पड़ता है, कुर्था प्रखंड जो जहानाबाद जिला में पड़ता है बिहार के, वहीं इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म एक निम्न वर्गीय परिवार यानी निम्न वर्गीय जाति में भी हुआ था। इनके जो जाति था वो दांगी कोयरी था और इनके पिता नारायण पास एक टीचर थे प्राथमिक विद्यालय के, वहीं पे गांव में ही। और माता रासकली देवी जो थी वो साधारण जो घर की बहू महिला होती है वही थी। मिडिल स्कूल की पढ़ाई की और हमेशा से ये पढ़ाई 1 क्लास से ही प्रथम स्थान आते थे, पढ़ने में तेज थे। उसके बाद इन्होंने मिडिल स्कूल के पढ़ाई के बाद हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए इन्होंने जहानाबाद कूंज किया और जहानाबाद में इन्होंने फर्स्ट लाया, फिर एमए में फर्स्ट लाया। कहा जाता है कि जब ये फर्स्ट लाए थे मैट्रिक में, उस समय मैट्रिक करना बहुत बड़ी बात होती थी और इन्होंने मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न से पास किया था। तो इनके पिताजी धोती, कुर्ता और जूता खरीद कर दिए थे, साथ में छाता पढ़ने जाने के लिए। तब जब ये पढ़ने जा रहे थे तो लोग रास्ता में, जो बड़े जाति के लोग हैं, उन लोगों ने ताना मारा, अरे जगदेव बाप परियगवा के बेटा, तू धोती कुर्ता में कहाँ पढ़े जाही, कल से नए जीवी पढ़े। मतलब इस तरह के भाषा का उपयोग किया, क्योंकि उस समय जो निम्न जाति को है उससे उनको पढ़ाई से दूर ही रखा जाता था, इन सभी मामलों से दूर ही रखा जाता। तो इसी क्रम में जगदेव बाबू उस जमाने में 1922 में जब उनका जन्म हुआ तो आज़ादी के समय वो मैट्रिक इंटर कर रहे थे और उस समय कितना जो है ऊंचा होगा ये सब विचारधारा। और उस समय ये मैट्रिक पास करके तो लोग अगल बगल में और ख़ास करके बिहार के जो दुर्गंध इलाके हैं उन जैसे जहानाबाद जैसे इलाकों में क्या विचारधारा रही होगी, तो लोगों ने इन्हें टोकना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने उस बात को अपने दिल पर ले लिया, बताया नहीं उस समय क्योंकि छोटे थे, पढ़ने मैट्रिक ही पास किए थे, लेकिन दिल पर ले लिया और उसी बात को लेकर उन्होंने आगे बढ़ा। ठीक है। जगदेव प्रसाद को आप लोग आर्यक समाज के में जुड़े हुए हैं। आर्यक समाज के लोग उन्हें काफ़ी अच्छे से जानते हैं और वो मूल रूप से बौद्ध थे। बौद्ध मतलब कि बौद्ध धर्म के ज़्यादा सपोर्टर थे और एक कम्युनिस्ट विचारधारा, लेनिन विचारधारा के थे। हालांकि बिहार में जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां थी उस समय भारत में, उसको कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं मानते थे। कहते थे कि जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी है सबके ऊपर में कोई फॉरवर्ड बैठा ही है, तो हम इसे कम्युनिस्ट पार्टी क्यों मान लें। और वो अपनी विचारधारा से जमींदारों और वर्ग विभाजन के एकदम खिलाफ थे। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ उस समय जो है ज़मींदारों से ही उनकी लड़ाइयाँ रही, जो अगड़ी जाती हैं, ख़ास करके जो ज़मींदार में उसमें भूमियार लोग थे ज़्यादातर, उनसे ही लड़ाइयाँ थी। उन्होंने कहा था कि मजदूर 3 प्रकार के होते हैं। जब कर्पूरी ठाकुर 1970 में सरकार उनकी गिर रही थी, सरकार को उन्होंने गिराया था महामाया प्रसाद सिन्हा के सरकार। क्यों? क्योंकि उस समय
कर्पूरी ठाकुर 70 विधायक लाकर उप मुख्यमंत्री बने थे और ये 10 विधायक लाकर 7 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जगदेव प्रसाद को नागुजार गुजरा और उन्होंने कहा कि आप मजदूरी कर रहे हैं कर्पूरी जी। मजदूर 3 प्रकार के होते हैं। पहला मजदूर जो खेतों में काम करते हैं दूसरे के, वो हो गए। दूसरा टीचर जो ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देते हैं, ब्राह्मणवाद द्वारा जो लिखी गई किताब वो पढ़ाते हैं। और तीसरा राजनीतिक रूप से आप लोग हम लोग हैं, जिन्होंने इतनी सीटें लाकर भी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री उतनी कम सीटों लाकर वो है। तो इसके बाद से और उन्होंने बोला कि हम सरकार गिराने जा रहा, उन्होंने सरकार गिरा दिया था। और इन्होंने ही पहला बिहार का पिछड़ा मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद को बनवाया था, सतीश प्रसाद कुशवाहा जो हैं। और इन्होंने ही नारा दिया था, जगदेव प्रसाद ने। ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे, बहुत सारे नारे इनके फेमस हैं। उनमें से एक ये भी नारा है कि अब की सावन भादों में गोरी कलैया कादों में। जो इसका तात्पर्य ये था कि जो बड़े जाति की महिला थी वो खेतों में काम करने नहीं जाती थी। और सावन भादों में धान का सीजन होता है, तो गरीब मजदूर, पिछड़ा, दलित लोग खेतों में धान रोपने के लिए जाते थे। तो उन्होंने बोला था कि इस बार धान कोई नहीं रोपेगा दलित पिछड़ा, क्योंकि जितना जैसे जमींदारी प्रथा में एक जो बड़े बड़े लोग रहते थे 200-200 400 बीघा जमीन रहती थी और वही पिछड़ा को 1 बीघा तक निवान नहीं होता था। इससे गुस्सा में उन्होंने बोला था कि अगर हम लोग धान और उनका जो अनाज है खेत में काम नहीं करेंगे तो खुद वो अपने काम करने जाएंगे तो सारा ऐंठन निकल जाएगा। तो इसी में उन्होंने ये नारा दिया था। और उनकी लड़ाई मेन रूप से जो उनकी विचारधारा थी, लड़ाई जो थी अगड़ों से थी, मनुवादियों से थी, जमींदारों से थी। इज्जत और रोटी की लड़ाई थी। इज्जत चाहिए क्योंकि इज्जत नहीं मिलता था, और रोटी मतलब पैसा कमाने का, खाने का पूरी ढंग से मिलना चाहिए जिस तरह से वो लोग खाते थे। और हम आपको बता दें कि जब वो इस प्रकार के विचारधारा से जुड़े तो उनका 1967 में उन्होंने चुनाव भी लड़ना शुरू किया। उससे पहले वो क्या किए थे, उन्हें एक उनको किसी से एक सुझाव मिला था। सुझाव किसने दिया था? उनका गुरु चंद्रदेव प्रसाद वर्मा थे। उन्होंने बोला था कि अलग अलग विचारों को पढ़ो, और उन्होंने अलग अलग विचारों को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद हैदराबाद में जाकर उन्होंने पत्रकारिता भी की, लेकिन वहाँ से भी उन्हें जो अपने मन से लिखते थे क्रांतिकारी विचारधारा, तो इसके चलते उन्हें वहाँ तंग किया गया। उसके बाद उन्होंने वहाँ से भी इस्तीफा देकर छोड़कर चले हैं। और बिहार में उस समय जेपी और लोहिया की आंदोलन चल रहा था। दोनों में की विचारधाराओं में मेल नहीं खा रहा था जेपी और लोहिया। तब उन्होंने लोहिया का आकर साथ दिया बिहार में। जी हाँ, राम मनोहर लोहिया का साथ दिया। और 1967 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा एमएलए का कुर्था से, जो उनका गृह टाउन पड़ता है। और उन्होंने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा और कुर्था से जोरदार मतों से विजयी हासिल हुआ। पहली बार उन्होंने गठबंधन की सरकार बनी और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें माया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी उप मुख्यमंत्री, और ये भी मंत्री बने थे, हम आपको बता ही चुके हैं। फिर क्या हुआ कि इनका लोहिया से भी लड़ाई हो गई विचारों को लेकर। इन्होंने उसी समय ये नारा दिया था कि कमाए टोपी वाला और खाए धोती वाला, यानी लोहिया से भी इनकी बनी नहीं। और इन्होंने फिर अपना नई पार्टी बना ली और इन्होंने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। 25 अगस्त 1967 को सोशलिस्ट दल नाम से एक पार्टी बनाई। मार्च 1970 में इनके समर्थन से दारोगा प्रसाद राय, जो पहले बताए थे कि 1967 में तो मुख्यमंत्री का ये सीएम पलट चुके थे, सरकार से समर्थन खींच लिए थे, तो इसलिए सीएम हट गए थे। फिर दारोगा प्रसाद राय जो जाति से यादव थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया साल 1970 में, इन्हीं के समर्थन से बना। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी देखते हुए जो सामंतवादी लोग थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो काफ़ी नाखुश थी और गुस्से में थी, क्योंकि इन्होंने पूरे बिहार को जगाने का काम कर दिया था। 90% लोगों को, सिर्फ अगड़ों को छोड़कर सभी को इनका नारों से गूंजने लगा पूरा बिहार। लोग इन्हें चाहने लगे। और इनकी पार्टी, ये जो सुखदेव प्रसाद वर्मा की पार्टी थी, दोनों मिलाकर जब विलय हो गया तो इनकी पार्टी भी एक मजबूत पार्टी बनकर बिहार में उभरी। उसके बाद इन साजिश रचा गया और जगदेव प्रसाद जो एक विचारधारा थे, उनको मारने के लिए बहुत बड़ी साजिश रखा गया था। और वो जब भाषण दे रहे थे अंतिम समय में, वो अपने स्थान पर ही, जहाँ कुर्था में ही, उसी समय उन्हें गोली मार दिया गया। उससे पहले हम जान लेते हैं कि उन्होंने एक और नारा दिया था लोगों के लिए, खास करके जो अभी राज कर रहे हैं बिहार में, लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए। तो उन्होंने बोला था
क्या बोला था 19 जगदेव प्रसाद ने कि पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। ऐसा होते हुए भी दिखा, क्योंकि पहली पीढ़ी जगदेव प्रसाद ही सब मारे गए, उसके बाद दूसरी पीढ़ी जो आए सब जेल गए क्रांतिकारी आंदोलन में, उसके बाद तीसरी पीढ़ी 1990 के बाद से लालू यादव का शासन आया और फिलहाल अभी तक बिहार में उन पिछड़ों के ही शासन है और आगे कोई सोच भी नहीं सकता कि अगला मुख्यमंत्री बनेगा, पिछड़ा का ही कोई ना कोई नेता बनेगा। ये बातें हैं। इसके बाद कुर्था में जगदेव प्रसाद को मंच पर ही डीएसपी जो थे वो भी बड़े जाति के थे, सामंतवादी विचारधारा के, और सरकार भी उसी उनके खिलाफ थी। और डीएसपी जब कुर्था में जगदेव प्रसाद भाषण दे रहे थे एक आंदोलन को 5 सितंबर को, उन्होंने एक आंदोलन का लोहिया के द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था छात्रों और को लेकर, और सभी छात्र 5 सितंबर को पूरे बिहार में अनशन और आंदोलन कर रहे थे। उसी समय जो है जगदेव बाबू को गोलियों से मार दिया गया, डीएसपी द्वारा उन पर गोली चला दिया गया। उन्हें यहाँ तक मौका नहीं दिया गया कि मंच से उतरकर अरेस्ट किया जाए, बल्कि उनकी बातों को ना सुनते हुए सीधे उनके कंधों बाहों में गोली लगी, और बाहों में गोली लगी तो वो तड़पने लगे। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल नहीं बल्कि थाना ले जाया गया, और थाना में जाकर उन्होंने पानी की मांग करते रहे कि पानी नहीं दिया गया, और थाने में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से बिहार में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी का अंत हो गया। फिर बाद में उन्हीं के विचारों पर आज कितने लोग उनके विचारों पर चल रहे हैं, कोई लोग नहीं चल रहे, लेकिन जगदेव प्रसाद का यही कहानी था। आप लोग को कैसा लगा ये कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।